Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 9th Civics Electoral Politics. In this video, the first topic which I am going to discuss is voter list. वोटर लिस्ट ये वो लिस्ट होती है जिसमें सारे एलिजिबल वोटर्स के नेम होते हैं एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट कीप दिस लिस्ट अनअपडेटेड एट द लास्ट डे ऑफ द वोट्स के लास्ट दिन तक इसे अनअपडेट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये प्रोसेस हर साल होता है। 5 साल इलेक्शन होने से पहले ही उसे अपडेट कर लिया जाता है। अपडेशन इज वेरी मच नेसेसरी क्योंकि जो भी कैंडिडेट या जो भी वोटर्स यहां पर नए आए हैं या जो एलिजिबल हुए हैं 18 ईयर्स इन्होंने क्रॉस कर लिया उनका नाम इसमें आना चाहिए। एंड ऑल दोज हु लेफ्ट दिस सोसाइटी और लेफ्ट दिस वर्ल्ड उनके नाम को यहां से हटाना पड़ता है। इसीलिए वोटर लिस्ट अपडेट होना जरूरी है और कोई भी ऐसा वोटर खाली रह जाए जिसका वोटर लिस्ट में नाम ना हो, इसीलिए भी जरूरी होती है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में हर उस इंसान का नाम होता है जो एलिजिबल माना जाता है वोट देने के लिए। इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है एंड एवरीबॉडी हैज द राइट टू वोट। इसीलिए हमारे देश में किसी को हम वोट देने से मना नहीं कर सकते अंडर सम ऑफ द कंडीशन विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। कुछ ऐसी कंडीशन है जो लॉ ने रिकॉग्नाइज किया, उसके तहत ही हम कुछ लोगों को वोट देने से रोक सकते हैं। द पर्सन विद एन अनसाउंड माइंड या जो पागल होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, या कुछ क्रिमिनल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। अब वोट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वोटर्स होते हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जिसे हम ईपीआईसी कहते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इस कार्ड के से आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि आप यहाँ के एलिजिबल वोटर हो और आप यहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हो। तो हर वो इंसान जो वोट डालना जाएगा, जो वोट डालेगा, उसे इसे फॉलो करना पड़ेगा। ओके, इसे अपने साथ ले आना पड़ता है। इन केस अगर उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो कोई भी फोटो आईडी कार्ड चल जाएगा, चाहे वो उसका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, चाहे बैंक की पासबुक हो, वो किसी भी, अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो किसी भी फोटो आईडी प्रूफ से उसका वोट डल सकता है। तो ये था आपका वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट के बाद हम बात करते हैं कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। नॉमिनेशन कैसे होता है? तो हमारे देश में वोटर्स जो होते हैं वो 18 ईयर्स एंड अबव होते हैं, लेकिन अगर उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है तो 25 ईयर्स एंड अबव होना पड़ता है उन्हें। तो इसका मतलब हर वोटर जो होता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। 25 ईयर्स एंड अबव होना जरूरी है। ओके, यहां पे एक चीज और बतानी है मुझे कि 25 ईयर एंड अबव जो चाहे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। सबसे पहले उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा विथ सम सिक्योरिटी फी, कुछ सिक्योरिटी फी के साथ एक नॉमिनेशन फॉर्म। उसके बाद उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ते हैं। एफिडेविट जमा करना पड़ता है। एफिडेविट में उसे अपनी 3 चीजों की जानकारी देनी पड़ती है। सबसे पहले एजुकेशन कितनी है, उसके पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये इसलिए होता है ताकि इस सारी जानकारी को जनता से डिस्कस किया जा सके कि आपके सामने जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितना पैसा है, कितना उधार है और कितने पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे की कोई ऐसी नहीं है कि पढ़ा लिखा होगा तभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है।
क्योंकि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे हर किसी के पास अधिकार है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो। तो इस तरीके से इलेक्शंस में नॉमिनेशन हो जाता है। और जब एक बार इलेक्शन में नॉमिनेशन हो जाता है तो उसके बाद पार्टीज का और लीडर्स का क्या अगला स्टेप होता है? चुनाव प्रचार करना, इलेक्शन कैंपेन जिसे हम कहते हैं। देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टोज बनाती है और फिर वो जनता को बताती है कि वाई वी आर बेटर देन अदर पार्टी, कि वो ना वोट क्यों दें। अगर सोचे चुनाव प्रचार ही ना हो तो जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे लिए क्या काम करना चाहता है, कौन कैसा है। चुनाव प्रचार से दो फायदे हैं। पहला फायदा, जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जनता से मिल सकते हैं। दूसरा फायदा, जनता आपस में डिस्कस करके डिसाइड कर सकती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इलेक्शन कैंपेन, चुनाव से पहले 2 हफ्तों का समय दिया जाता है, वो डिसाइड किए जाते हैं, उसी समय चुनाव प्रचार कर दिया जाए का समय होता है। और आपने देखा होगा कि आपके घरों पे आके लोग मिलते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वोट देने की, तो ये वही समय होता है। हालांकि चुनाव प्रचार तो 1-2 साल पहले शुरू हो जाता है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो शुरू होता है, फॉर्मल तौर पर जो शुरू होता है, वो इन्हीं 2 हफ्तों में ही हो सकता है, उससे पहले नियम नहीं है। लेकिन शुरू कर देते हैं, थोड़े बहुत काम करना शुरू कर देते हैं। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने डिफरेंट स्लोगन्स भी बनाए हैं इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे कि एक स्लोगन दिया था कांग्रेस ने, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। ये स्लोगन दिया था 1971 के लोकसभा के इलेक्शंस में। इसी के तहत सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन भी दिया गया था जनता पार्टी ने 1977 के इलेक्शंस में। तो डिफरेंट पार्टीज अपने स्लोगन देती हैं। शायद आपको याद भी होगा, हर कहते थे अब की बार मोदी सरकार, तो ये भी तो एक स्लोगन बन गया ना। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग स्लोगन्स देती हैं। स्लोगन्स के नेम याद कर लेना, किस किस ने क्या क्या दिए थे, बहुत सारे हैं, ये तो सब पुराने वाले दिए हुए हैं। चलो, ये तो हुआ इलेक्शन कैंपेन, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में भी एक लिमिट होती है। मान लो 2 कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक करोड़पति और एक बेचारा गरीब है। करोड़पति ने अपना बहुत बड़ा सा फोटो लगवा दिया, बेचारे गरीब में छोटे से पासपोर्ट साइज बंटवा दिए। इतने बड़े फोटो के पीछे पासपोर्ट साइज कौन दिखेगा? तो क्या किया है, एक लिमिट बना दी गई है कि अगर आप लोकसभा के इलेक्शंस लड़ रहे हो तो 25 लाख, और आप विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हो तो 10 लाख। इससे ज्यादा पैसा आप खर्च नहीं कर सकते चुनाव प्रचार में। ये एक नियम बनाया गया। इसके साथ साथ कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाए गए। कोड ऑफ कंडक्ट क्यों? क्योंकि कई सारे वोटर्स ऐसे हैं जो रिश्वत देते हैं, तो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ब्राइब और थ्रेटेन वोटर्स, जो वोटर्स को डरा देते हैं या फिर उन्हें जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। अपील इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कि आप मेरी जाति के तो आप मुझे वोट दो। जो गवर्नमेंट की चीजों का मिसयूज करते हैं, उनकी चीजों का यूज करके खुद प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, जो 25 लाख या 10 लाख से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं, जो ईसी होते हैं, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, वही डिसाइड करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा के स्थल को चुनाव प्रचार के लिए यूज नहीं करेगा। कोई भी गवर्नमेंट की रिसोर्स का यूज नहीं करेगा, चाहे उसकी मशीनरी हो, चाहे उसकी बिल्डिंग हो या उसका एयरक्राफ्ट, जो भी आप अपने एक्सपेंस से करिए। और जब एक बार इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं तो कोई भी बड़े फाउंडेशंस की शुरुआत नहीं कर सकता। कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करवा दे, देखो ये मैंने करवा दिया शुरू, नहीं कर सकता। कोई भी जनता से बड़े वादे नहीं कर सकता कि मैं आऊंगा तो ये सब करवा दूंगा। ये सब भी नियम के खिलाफ है। अब होता है तो होने दो, लेकिन नियम नहीं है इस चीज का। ये था आपका इलेक्शन कैंपेन। अब इसके बाद चलो, अब इलेक्शन कैंपेन भी हो गया, अब वोटिंग का दिन आ गया, चुनाव वाला दिन आ गया, अब वोटिंग पड़ेंगे। अब वोट डलवाते देखो कैसे होता है। मान लीजिए मैं एक वोटर हूं, इलेक्शन कैंपेन के बाद अब एक वोट का डे डिसाइड किया गया था कि इस दिन इतने कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शंस होंगे, फिर उसमें उसके बाद अलग कंस्टिट्यूंसीज में होंगे। तो पूरे देश में इलेक्शंस एक साथ नहीं हो सकते, इसे थोड़े थोड़े करके इलेक्शंस कराए जाते हैं। इलेक्शंस जब भी होते हैं तो जैसे मान लीजिए मेरे एरिया में है, तो मेरे एरिया में जो नियरेस्ट एरियाज होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ऑफिस वगैरह होते हैं, उन्हें
पोलिंग बूथ बनाया जाता है। पोलिंग बूथ, वहां जाकर हम वोट डाल सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। वैसे मेरे हिसाब से वोट जरूर करना चाहिए, ये आपका अधिकार है। अब जब हम वोट डालने जाते हैं, देखो क्या होता है। मैं अपने घर से गया, वोट डालने के लिए गया, इलेक्शन ऑफिस में जब वहां पहुंचूंगा पोलिंग बूथ में, तो वहां पे एक इलेक्शन ऑफिसर बैठा होगा। वो मुझे रिकॉग्नाइज करेगा, मेरा फोटो आईडी चेक करेगा, वोटर लिस्ट में नाम चेक करेगा, उसके बाद ही मुझे वोट डालने की परमिशन मिलेगी। इसके साथ साथ जब पोलिंग बूथ होते हैं वहां डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के एजेंट्स खड़े होते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई फ्रॉडिंग तो नहीं चल रही, धोखाधड़ी तो नहीं चल रही है। पता चला दूसरी पार्टी ने खरीद लिया, अपने वोट पड़वा रहे हैं, तो हर पार्टीज के वहां पे एजेंट्स भी अलाउ होते हैं। अंदर अलाउ नहीं होंगे, आप जो वोट डालेंगे वो एरिया सेफ होगा, वहां पे कोई नहीं आएगा। इस तरीके से अब इस तरीके से जब वोटिंग हो जाती है तो जो बैलेट बॉक्स हैं या जो ईवीएम मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो चलती है, उसे पैक कर दिया था, सील कर दिया था, एक प्लेस पर दिया जाता है और एक प्री डिसाइडेड डेट होती है कि उस दिन इलेक्शन के रिजल्ट की काउंटिंग होगी, निकाले जाते हैं और काउंट किए जाते हैं। उस समय भी एक एक एजेंट मौजूद होता है ये देखने के लिए कि काउंटिंग सही हो रही नहीं हो रही है, और फिर जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट सीकर करता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा चुनाव खत्म हो गया। तो चुनाव का जो खत्म हुआ उसके साथ मैं अपना ये वीडियो भी खत्म करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो ये बताएगा कि आखिर हमारे देश में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक कैसे हैं। इतने डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को हम इतनी गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे देश के इलेक्शंस फ्री एंड फेयर ज्यादा होते हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।